अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में न्यू लेक्चर जो कि है क्राइसिस इंटरवेंशन। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्राइसिस क्या है, फिर क्राइसिस का परसेप्शन किस तरह होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपके लिए क्राइसिस बनती है और कौन कौन सी चीज़ आपके लिए क्राइसिस नहीं बन सकती, और फिर जो क्राइसिस होते हैं इसका इंटरवेंशन हम किस तरह करेंगे, किस तरह जो है ना हम इसके रोकथाम जो है ना वो करेंगे। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले क्राइसिस है क्या। तो क्राइसिस चाइनीज वर्ड मीन्स डेंजर और अपॉर्चुनिटी। ये चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है डेंजर और अपॉर्चुनिटी। अब डेंजर कब होता है और अपॉर्चुनिटी कब होता है। तो डेंजर तो सिंपल वर्ड है कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए खतरा बन जाए, कोई भी चीज़ जैसा कि वो कोई डिसरप्शन हो, कोई एक इमीडिएट एक्शंस हो जो आपके लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है, तो उसी को जो है ना आप क्राइसिस कहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वही डेंजर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मीन्स सिंपली एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि जब आपने सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट विद अर्जेंट नीड फॉर एक्शन टू अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, कि कोई डेंजर आपके सामने आ रहा है, आपको पहले से जो है ना वो फीलिंग्स हो रही है, फीलिंग्स ऑफ डिस्टॉर्शन या फीलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस जो है ना आपको हो रही है, तो वो डेंजर आप उसके आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आप उसकी इमीडिएट एक्शन जो है ना आप ले ली। अगर आपने इमीडिएट एक्शन ले ली तो आप उस डेंजर की कंसिक्वेंसेस को जो है ना उसको आप रोक सकते हैं। जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस उस इवेंट के होते हैं तो वो आप रुक सकते हैं। तो क्राइसिस आपके लिए जो है ना माना इसके दोनों है, डेंजर होता है और साथ में अपॉर्चुनिटी से बेस्ट इसके लिए है कि अपॉर्चुनिटी के बजाय अब टर्निंग पॉइंट कहे कि डेंजर भी है, लेकिन डेंजर के साथ साथ ये एक टर्निंग पॉइंट भी आपके लिए साबित हो सकता है। ओके, अच्छा, अब इन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस caused by a stressful event or perceived threat to self in which an individual using यूजुअल कोपिंग स्किल डू नॉट वर्क। अब ये एक ऐसा वो होता है, एक ऐसे फीलिंग्स होते हैं जिसमें आपके अंदर एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऐसी होते हैं कि जिसमें इंसान को एक थ्रेट फील हो रहा होता है कि मुझे जो है ना कोई खतरा लाहिक होने वाला है या मुझे कोई तो खतरा लाहिक हो गया। ओके, इन विच इंडिविजुअल यूजिंग यूजुअल कोपिंग स्किल डू नॉट वर्क। और अब ये एक ऐसा थ्रेट होता है कि ऐसी डिस्टर्बेंसेस होते हैं इंटरनल जिसमें इंसान की जो आम कोपिंग स्किल्स होते हैं, मतलब ये कि जब आप में गम आते हैं जो आप कोपिंग स्किल्स यूज़ करते हो, आपका कोई लाउड वन का लॉस होता है जो आप कोपिंग स्किल यूज़ करते हो, तो वो कोपिंग स्किल इधर जब आपका काम ना कर जाए तो आपको एक ऐसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में वो लेके चले जाते हैं, वो इवेंट, वो एनवायरनमेंट या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आप जो है ना इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का शिकार होते हो और आप क्राइसिस का शिकार फिर बनते हो, प्रिसिपिटेटिंग इन इंक्रीज इन एंजाइटी। और ये जो है ना जब आप कोप नहीं कर सकती उस सिचुएशंस को तो आपकी एंजाइटी में इंक्रीज आता है। जब आपकी एंजाइटी में इंक्रीज आता है तो ये आपका क्राइसिस होता है। तो क्राइसिस से ये बात आपने समझ ली कि क्राइसिस क्या होता है, ये एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऐसे होते हैं जब आपकी कोपिंग स्किल्स काम ना कर जाए, आपका कोपिंग स्किल जो है ना वो फ्रूटफुल साबित ना हो जाए, उस चीज़ का मुकाबला न कर सके, तो फिर वो चीज़ आपके लिए एंजाइटी बनता है और ये इतना सीवियर हो जाता है कि आपके लिए क्राइसिस जो है ना वो साबित हो सकते हैं। तो अब ये क्राइसिस सिंपल इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गए, मीन कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाहर जो है ना एक खौफनाक, फॉर एग्जांपल बाहर जो है ना डिस्ट्रक्शन हो गया, दो बंदे हैं और इन दोनों की जो है ना पेरेंट जो है ना वो खुदा ना खास्ता वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, इसका भी डेथ हो गया और इसकी पेरेंट का भी डेथ हो गया। अब इसने जो है ना इतना डिस्टर्बेंसेस, इन्होंने कोपिंग स्किल्स अच्छी यूज़ की, उस परेशानी को इन्होंने कोप किया और इसने इस परेशानी को कोप नहीं किया। तो ये परेशानी जब इन्होंने कोप नहीं किया तो ये इनके लिए क्राइसिस बन गई, लेकिन इसके लिए क्राइसिस नहीं बनी क्योंकि इनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं आई, इन्होंने इस चीज़ को कोप कर दिया। लेकिन ये दूसरी बंदे ने चीज़ को कोप नहीं किया तो इसी वजह से ये इनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बन गई और ये इनके लिए क्राइसिस साबित हो गया। ओके, तो क्राइसिस डिपेंड ऑन योरसेल्फ कि आप चीज़ों को किस तरह परसीव करते हो, किस तरह जो है ना आपके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर हो सकते उस चीज़ की वजह से या नहीं हो सकती, तो फिर जो है ना वो आपके लिए क्राइसिस बनेगी या नहीं। ओके,
तो क्राइसिस इन बोथ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी, तो क्राइसिस में दोनों होते हैं, या तो एक डेंजर होता है आपके लिए, मतलब ये कि खतरा होता है, और आपके लिए साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी होता है, एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। इन चाइनीज द करेक्टर्स आर द सेम, ये दोनों करेक्टर डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये राउंडली जो है ना, ये एक दूसरे की सेम होते हैं। इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि डेंजर और अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, ये डेंजर भी है और एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ क्राइसिस कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है मिच्योरेशनल क्राइसिस, डेवलपमेंटल क्राइसिस। तो ये वो क्राइसिस होते हैं जब इंसान जो है ना मिच्योर होता है, ये इंसान की डेवलपमेंट होते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आते हैं, मतलब कि एडोलेसेंस है, तो एडोलेसेंस में कौन कौन सी चैलेंजेस उसको दरपेश हो सकते हैं। तो उसी जो न्यू चैलेंजेस उसको आते हैं सोसाइटी में, उसके इंटरेक्शन, लोगों के साथ उठना बैठना, और इस तरह के और भी उसकी पर्सनली उसकी जो चैलेंजेस, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए जो है ना क्राइसिस साबित हो सकते हैं अगर वो कोप ना कर सके। ओके, साथ में मैरिज के थ्रू जो चेंजेस आते हैं, आप जो है ना कमाई की तरफ आप चलते हो, आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल चेंजेस आप में आ सकते हैं, आपके घर में एक न्यू फैमिली आता है, फैमिली बनता है। तो इसी के साथ साथ जो है ना क्या होता है, क्राइसिस अगर आप कोप ना कर सके ऐसी चेंजेस को, तो क्राइसिस की तरफ ये लेके चलता है आपको। अच्छा, फिर पेरेंटहुड है। पेरेंटहुड भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो है ना आप पे बोझ पड़ता है, आप जो है ना जाओगे, काम करेंगे, आप पैसे कमाओगे, तो इस तरह की पेरेंटहुड भी क्या है ये, अगर आप इन चेंजेस को कोप ना कर सके तो आपके लिए क्राइसिस बनते हैं। ओके, सिचुएशनल क्राइसिस जैसे कि लॉस ऑफ जॉब हो गया, लॉस ऑफ लाउड वन हो गया, डिवोर्स हो गया, तो ये सारी सिचुएशनल क्राइसिस बन सकते हैं। एडवेंटिशियस क्राइसिस वो क्राइसिस होते हैं जो या तो उसमें मास डिजास्टर हो, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो किसी चीज़ को, किसी जगह को जो है ना वो हिट कर सके, जैसे कि फायर है या फ्लड है, तो ये क्या है, ये मास डिजास्टर है। या एक अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक इवेंट हो, ऐसी इवेंट हो जो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ में जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये कि एवरीडे लाइफ में जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि लॉस ऑफ जॉब है, तो ये आपकी नॉर्मल रूटीन का नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है कि कभी आपको जॉब मिलेगा, कभी जो है ना आपको जॉब नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ लाउड वन है, तो ये भी आपका रूटीन है कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। इस तरह की डिवोर्स है, तो ये भी अगर हो गया तो शादी हो गया फिर डिवोर्स अक्सर औकात में होता है, तो ये ना पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ है। लेकिन वो इवेंट्स जो पार्ट ऑफ द डेली लाइफ नहीं हो, जैसे कि क्राइम है, तो क्राइम जो है ना ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। अब डिवोर्स है, डिवोर्स एक्सपेक्टेड इवेंट है कि दोनों लोगों ने शादी की, हो सकता है कि इन दोनों को न बने तो वो जो है ना क्या करे, डिवोर्स करे। लेकिन क्राइम या रेप ये ऐसी इवेंट है जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में जो है ना चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहते और ना करते हो। ओके, तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक इवेंट्स है जो आपको जो है ना कि एडवेंटिशियस क्राइसिस में आते हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या आते हैं? द पर्पस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इज टू प्रिवेंट इलनेस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। ये चीज़ों को जो है ना क्या करते हैं, फिजिकली और इमोशनली जो है ना इंटरवेंशन आप करें, क्राइसिस को मैनेज करें। तो मेन पर्पस इसका क्या होता है कि आप इलनेस को प्रिवेंट करें, इलनेस चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो। अच्छा, फिर स्टडी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ अ होटल फायर इज बेसिस फॉर दिस कंटेंट। अब ये जो है ना एक एग्जांपल है कि एक होटल में फायर लग गया, उस फायर में जो है ना कुछ लोग वो बीमार हो गए और कुछ लोग जो है ना वो सर्वाइव कर गए, मतलब ये कि वो जो है ना बीमार नहीं हुई। रिसर्चर फाउंड दैट इंडिविजुअल दैट हैंडल द क्राइसिस विदाउट डेवलपिंग एन इलनेस। तो अब रिसर्च ने ये फाइंड किया कि वो लोग जिन्होंने इस क्राइसिस को हैंडल किया, इस सिचुएशन को हैंडल किया, खूब किया, और इसको कोई बीमारी नहीं लगा, डिड समथिंग डिफरेंटली देन दोज हु गॉट सिक। तो ये जो जिन्होंने इस सिचुएशन को खूब किया, तो इन्होंने कुछ ऐसा अलग काम किया था वो उन लोगों से जो लोग बीमार हुए थे, मतलब ये कि जो लोग बीमार हुए थे उन्होंने अच्छी कोपिंग स्किल्स नहीं अपनाई, लेकिन जो लोग जिन्होंने ये क्राइसिस को हैंडल किया तो उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त कोपिंग स्किल्स, कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो अपनाई, कुछ ऐसी डिफरेंट एक्शंस उन्होंने लिए, मेजर्स उठाए कि उन्होंने जो है इस चीज़ को हैंडल किया। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना हैंडल किस तरह करते हो, कोप किस तरह करते हो। अगर आपकी कोपिंग स्किल अच्छी है तो क्राइसिस, वो सिचुएशन आपके लिए क्राइसिस नहीं बनती। लेकिन अगर आपकी कोपिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आप जो है ना सिचुएशन को हैंडल ना कर सकते हो, तो वो सिचुएशन आपके लिए फिर क्राइसिस बनते हैं। ओके, अच्छा, अब 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब क्राइसिस आते हैं या कोई भी बीमारी आती है तो उसकी 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल में जो है ना प्रिवेंशन कर सकते हो। फर्स्ट लेवल जो है ना वो प्राइमरी लेवल होता है। प्राइमरी लेवल वो लेवल होता है कि इलनेस की अकरिंग से पहले जो है ना आप उसको प्रिवेंट करें,
उसके लिए जो है ना प्रिकॉशियस मेजर जो है ना वो उठाए। तो वो क्या है, वो प्राइमरी लेवल है कि प्रिवेंट इलनेस फ्रॉम अकरिंग से पहले जो है ना चीज़ को प्रिवेंट करे, तो प्राइमरी लेवल है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो है कि अगर एक बीमारी है या कोई क्राइसिस अगर हो गया और आप जो है ना अर्ली उसको आप डिटेक्ट कर सके, डायग्नोज कर सके और उसके लिए जो है ना आप प्लान कर सके, ट्रीटमेंट आप उस चीज़ को दे सके, या उस जो बीमारी है उस बीमारी को आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सके और फिर जो है ना उसका ट्रीटमेंट कर सके, तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। लेकिन अगर एक बीमारी फैल गया और इसने जो है ना नुकसान किया, उन्होंने जो है ना फिजिकल फिजियोलॉजिकल डैमेज उन्होंने किया, तो फिर आप जो इंटरवेंशंस करते हो तो वो फिर जो प्रिवेंशन आपके होते हैं वो टर्शियरी प्रिवेंशन होते हैं कि आप जो है ना फिर रिहेबिलिटेशन करते हो कि जो चीज़ जो है ना उन्होंने डैमेजेस इस चीज़ की वजह से हुई, उस डैमेजेस को आप ख़त्म करते हो और दोबारा बहाली की तरफ आप जाते हो, तो क्या होता है रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन जो है ना वो क्या होता है, वो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। रिहेबिलिटेशन टू गेट पेशेंट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस पॉसिबल, कि आप दोबारा जो है ना उस बंदे को हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस तक जो है ना जो पॉसिबल हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जो है ना आप उसको दोबारा वो करो। ओके, अच्छा, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ सम इवेंट्स बिकम क्राइसिस एंड सम डू नॉट डिपेंडिंग ऑन बैलेंसिंग फैक्टर। अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या है कि कुछ इवेंट जो है ना वो क्राइसिस बनते हैं और कुछ इवेंट्स क्राइसिस नहीं बनती। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसे होते हैं जो इवेंट्स को क्राइसिस बनाते हैं और इवेंट्स को क्राइसिस से बचाते हैं। तो इसके जो है ना फिर डिफरेंट बैलेंसिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर 3 फैक्टर है, एक है परसेप्शन ऑफ द इवेंट, दूसरा है सिचुएशनल सपोर्ट, तीसरा एडिक्वेट कोपिंग मैकेनिज्म। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बैलेंस करता है क्राइसिस को, एक सिचुएशन को क्राइसिस बनाते हैं और एक सिचुएशन को क्राइसिस से बचाते हैं। तो ये डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे। इसमें जो सबसे पहला वाला फैक्टर है ये आप देख ले इधर कि ये 3 फैक्टर नो क्राइसिस की तरफ भी चलते हैं और ये 3 फैक्टर क्राइसिस की तरफ भी चलते हैं। पहला जो फैक्टर है वो परसेप्शन ऑफ द इवेंट रियलिस्टिक। अब एक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो ये है कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया क्लास में हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब वो आपकी क्लास में डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। कुछ लोगों ने जो है ना इस शॉर्ट सर्किट को रियलिस्टिकली इसको परसीव किया। रियलिस्टिकली का मतलब क्या है कि आप जो है ना अंडरस्टैंड कर सके इस इवेंट के डिफरेंट साइड्स को, पर्सपेक्टिव्स को, इसकी कम्प्लेक्सिटी को आप अंडरस्टैंड कर सके। आप इसको जो है ना एक वाव या हा का जो है ना वो न बना ले, एक अजनबी सा अब उसको रिएक्ट न कर सके, लेकिन आप उस इवेंट को जो है ना अच्छी तरह जांचिए कि क्या मसला हो गया, क्यों हो गया है और किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप चीज़ को रियलिस्टिकली परसीव करें। दूसरी किस्म की ऐसी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होगी जो इस इवेंट को डिस्टॉर्टेड वे में परसीव करे। डिस्टॉर्टेड वे का मतलब ये है कि आपकी शॉर्ट सर्किट हो गया तो उन्होंने जो है ना भगदड़ मचाया, भागना शुरू किया कि हम जो है ना हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलने की इतना जगह होती नहीं है। तो ये क्या होता है डिस्टॉर्टेड वे में कि हम तो मर गए, हम तो मरने वाले हैं, और इस तरह की जो है ना वो परसीव करे। तो ये क्या है, डिस्टॉर्टेड वे में आपने चीज़ को परसीव किया। अच्छा, दूसरा सिचुएशनल सपोर्ट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस इवेंट को, शॉर्ट सर्किट वाले इवेंट को वो क्या करें, वो सिचुएशनल सपोर्ट उनके लिए जो है ना अरेंज करे ज़बरदस्त तरीके से। ये 1 बाय 1 हम डिटेल से भी पढ़ते हैं फिर कि सिचुएशनल सपोर्ट जो है ना वो क्या करे इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से कि वो चीज़ों को मैनेज करे। मतलब है कि ये वो करे कि आप जो है ना इस साइड पे ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो, आप लोगों को बाहर करो। तो ये वो लोग होते हैं जो सिचुएशनल सपोर्ट के एडिकेटली यूज़ करते हैं। दूसरी वो टाइप की सिचुएशनल सपोर्ट एनएडिकेट, कि वो सिचुएशनल सपोर्ट को एनएडिकेटली यूज़ करते हैं। मतलब है कि उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये उसके साथ सिचुएशनल सपोर्ट नहीं होती। जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वो लोग जो है ना क्या करें, उस सिचुएशनल सपोर्ट को वो अनएडिकेटली या इनएडिकेटली जो है ना वो यूज़ करे, वो एक भगदड़ मचाए, एक टाइप ऑफ पैनिक जो है ना वो पिलाए। ओके, फिर कोपिंग मैकेनिज्म एडिकेट। कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना वो नो क्राइसिस वाली वो स्टूडेंट होगी जो इस चीज़ को, शॉर्ट सर्किट को जो है ना वो अच्छी तरह से कोप कर सके। अच्छी तरह से कोपिंग कैसी कि वो जो है ना मैनेज कर सके, चीज़ों को जो है ना जांचे और फिर जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है ना उस चीज़ को क्या कर सके कि जो वाक़या हुआ है, जो इवेंट हुआ है, तो उसकी रोकथाम की कोशिश करे, न कि उससे भागने की कोशिश करे। ओके, कोपिंग मैकेनिज्म एनएडिकेट। और ये लोग जो है ना इस चीज़ को कोप ना कर सकें। तो जब ये तीनों इवेंट्स, ये वाला डिस्टॉर्टेड, एनएडिकेट और कोपिंग मैकेनिज्म भी इनके एनएडिकेट हो, तो ये चीज़ उनके लिए क्राइसिस बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये लोग इस चीज़ को रियलिस्टिकली परसीव करें, एडिकेट सिचुएशनल सपोर्ट हो और एडिकेट कोपिंग मैकेनिज्म अपना ले, तो ये क्राइसिस इनके लिए नहीं बनते।
ये जो शॉर्ट सर्किट है वो लोग जो है ना डायरेक्टली जाएंगे और इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, न कि उससे जो है ना कोई भगदड़ भी ना मचेगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना ये सिचुएशनल सपोर्ट, इनका जो परसेप्शन है और जो कोपिंग मैकेनिज्म है, इन तीनों को इन्होंने एडिकेटली यूज़ किया, तो ये इवेंट इनके लिए क्राइसिस बन गया। इनके लिए जो है ना लॉसेस भी हो सकते हैं, इनकी हाँ जो है ना नुकसान हो सकते हैं, डैमेजेस आ सकते हैं। ओके, तो ये बैलेंसिंग फैक्टर है कि आप चीज़ को किस तरह परसीव करते हो। वो इवेंट आपके लिए जो है ना डिस्टार्टेड भी बनता है, क्राइसिस भी बनता है, और वो इवेंट जो है ना आपके लिए क्राइसिस नहीं भी बन सकती। ओके, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स है, इन तीनों फैक्टर्स को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये तीनों फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर किस चीज़ पे जो है ना हम डिपेंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये एक एक इवेंट जो हमने बताया कि ये 3 बैलेंसिंग फैक्टर है, तो इन 3 बैलेंसिंग फैक्टर के हम इधर डिटेल पर पढ़ते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन रिटनली जो है ना इधर डिटेल पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहला वो है परसेप्शन ऑफ इवेंट या रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट। तो वो परसेप्शन ऑफ द इवेंट डिपेंड करता है आपके कोग्निटिव स्किल्स पे, कि आपके पास इस चीज़ के बारे में स्किल्स है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इधर एग्जांपल दे दिया शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट वाली इवेंट वो लोग रियलिस्टिकली परसीव कर सकते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिकली, जिनको इन चीज़ के बारे में इल्म हो, कोग्निटिव स्किल्स हो इस चीज़ के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये शॉर्ट सर्किट होता किसी मेडिकल एक इलेक्ट्रिक स्टोर में ये होता, तो उधर जो इलेक्ट्रिक स्टोर वाले हैं वो इस इवेंट को अच्छी तरह मैनेज करती थी, न कि क्लास की स्टूडेंट्स। सेम इज द केस अगर कोई वो है हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल है, और हार्ट अटैक एक मेडिकल स्टूडेंट्स या हॉस्पिटल में आ गया, तो हॉस्पिटल में लोग इसको ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, न कि एक इलेक्ट्रीशियन इसको मैनेज करे। तो ये कॉग्निटिव स्किल पे जो है ना आपका डिपेंड करता है परसेप्शन ऑफ द इवेंट। दूसरा, मेंटेन सेल्फ इमेज एंड सेंस ऑफ पर्पस। जब परसेप्शन ऑफ द इवेंट आप रियलिस्टिकली परसीव करते हो, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन कर रख सकोगे। सेल्फ इमेज का मतलब ये है कि आपका जो मेंटल पिक्चर होता है अपने बारे में, कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, आपका सेल्फ इमेज है कि मेरे साथ कौन कौन सी स्किल्स है, तो वो स्किल्स को आप मेंटेन रख सको। ओके, दूसरा जो है ना सेंस ऑफ पर्पस। आप अपनी पर्पस पे सोचो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि कोई नुकसान आ जाए या किसी को कोई तकलीफ हो और मैं उससे जो है ना भाग जाऊँ, या मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जब कोई स्ट्रेस में हो और मैं उसका साथ दूँ, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो डैमेज कर सकूँ, जिनमें लॉसेस हो, और मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ। तो आप सेंस ऑफ पर्पस भी जो है ना आप मेंटेन रख सको। ओके, तीसरा, रीडिफाइन द इवेंट। जो इवेंट हो रहा है और हो चुका है, तो उसको आप रीडिफाइन करो, एक फ्लैशबैक उसका ले लो, और उस पर जो खराबियां हैं उसको भी आप समझो, और जो पॉजिटिव स्टेप्स है, जो मेजर्स आप इधर उठा सकते हो, तो वो भी उस पर जो है ना आप सोच कर सको। ओके, तो इसी के थ्रू जब आप ये 3 काम कर सकोगे, तो आपका इवेंट जो है ना आप रियलिस्टिकली आप परसीव कर सकोगे। अच्छा, फिर इसके बाद सिचुएशनल सपोर्ट है। तो सिचुएशनल सपोर्ट सिंपली कि हाउ वेल डज पेशेंट यूटिलाइज अदर पीपल फॉर सपोर्ट। पेशेंट है या कोई बंदा है, इनको इस तरह की सिचुएशन आई, तो उस सिचुएशन में वो दूसरे लोगों को किस तरह जो है ना सपोर्ट के लिए यूज़ करता है। क्या वो दूसरे लोगों को भी भगा देता है, या दूसरे लोग जो है ना अपनी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करने में जो है ना वो लगा देते हैं, और उसको उसकी सपोर्ट जो है ना वो हासिल करता है। तो सिचुएशनल सपोर्ट आप किस तरह यूटिलाइज करते हो। ओके, अच्छा, फिर कोपिंग स्किल्स है। तो कोपिंग स्किल एबिलिटी टू एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन। अगर कोई इस तरह सिचुएशन आता है तो आप इमोशन को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हो। साथ में आपके प्रेपर मोड्स क्या होता है कि डज क्लाइंट प्रेफर और हैव स्किल विद एक्शंस। क्लाइंट के पास जो है ना स्किल्स है या नहीं है, या कौन सा मूड वो प्रेफर करता है। क्या वो जो है ना इसी वक्त वो एक्सरसाइज, राइटिंग, क्राइंग, टॉकिंग, उस पर जो है ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में वो जो है ना चीखता है, या जो है ना लोगों से बात ही करता है, चीज़ों को डिस्कस करता है, या उस पर जो है ना कोई इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया कि वो जो है ना एक्सरसाइज करता है, उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करता है, या उस चीज़ के बारे में लिखता है। तो ये क्या है, ये आपकी कोपिंग स्किल्स है कि कौन से मूड को जो है ना आप उस वक्त आप कौन सी मूड को प्रेफर करते हो। एबिलिटी टू टॉलरेट अनसर्टिनिटी। और जब भी क्राइसिस होते हैं, जब भी इसे एम्बिग्युअस सिचुएशन आते हैं, तो एक अनसर्टिनिटी से होते हैं लोगों के दरमियान, तो उस अनसर्टिनिटी को आप टॉलरेट कर सकते हो, तो ये आपकी बेस्ट कोपिंग स्किल्स में आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेकिंग प्लान्स। और इसी वक्त जो है ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उस चीज़ के लिए प्लान बना दो, उस चीज़ को इंटरवीन करने के लिए आप प्लान्स बना दो। तो जब आप ये काम कर सकते हो, तो आप बेस्ट कोपिंग स्किल्स आप अपना सकते हो, और आप क्राइसिस को जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसी वक्त क्रिटिकल थिंकिंग आप किस तरह यूज़ करते हो। तो इसके लिए एक सिनेरियो है, कंपेयर द बैलेंसिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच क्लाइंट रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस सिचुएशन।
क्रिटिकल थिंकिंग सैंपल, ये जो बैलेंसिंग फैक्टर हमने बताई, तो उसी बैलेंसिंग फैक्टर को जो है ना एक सिनेरियो में हम उसको क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो, देयर वाज अ फायर एट एन अपार्टमेंट बिल्डिंग विच सीवियरली डैमेज्ड। एक बिल्डिंग में जो है ना फायर लग गया और इसी फायर की वजह से बिल्डिंग डैमेज हो गया। रेजिडेंट्स वर ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर इवैल्यूएशन फॉर पॉसिबल स्मोक इनहेलेशन। अब जो रेजिडेंट्स है उधर का, जो बिल्डिंग के रेजिडेंट्स है, तो उन सारों को लाया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उनमें देखा जाता है कि इनमें स्मोक कौन से लोग करते हैं, क्योंकि इसका काज मोस्टली हो सकता है फायर का, कि किसने स्मोक किया हो और स्मोक की वजह से जो है ना उधर फायर लग गया हो। तो स्मोक इनहेलेशन वाली बंदी ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली देयर वर नो इंजरीज, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उसमें जो है ना कोई इंजरी वगैरह नहीं हुआ है। अब इसमें 2 रेजिडेंट्स है और उस 2 रेजिडेंट्स के जो है ना हम कंपेयरिंग करते हैं कि उस कंपेयरिंग से किस तरह जो है ना वो इस क्राइसिस को परसीव करते हैं। ओके, इसमें क्लाइंट ए है। क्लाइंट ए क्या है? परसेप्शन। क्लाइंट ए का परसेप्शन क्या है? 2 रेजिडेंट्स इन देयर 20 स्पोक विद द नर्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है 2 रेजिडेंट्स बताते हैं अपने अहवाल। एक रेजिडेंट्स क्लाइंट ए है, इन्होंने इवेंट को इस तरह परसीव किया कि आई लॉस्ट माय होम बट आई स्टिल हैव माय हेल्थ एंड माय वर्क। अब ये रियलिस्टिक है, क्लाइंट ए रियलिस्टिक है और ये डिस्टॉर्टेड वे में क्लाइंट जी जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। तो क्लाइंट ए बताते हैं कि मैं तो घर तो मेरा ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरा हेल्थ है, मैं रो हूँ, मेरा वर्क है, मेरा जॉब है, मैं और पैसे कमाऊंगा और दूसरा घर बनाऊंगा, इसमें कोई इतना नहीं है। दूसरा जो है ना वो है क्लाइंट जी। क्लाइंट जी क्या बताता है कि आई लास्ट एवरीथिंग दैट मीन्स एनीथिंग टू मी। मैंने सब कुछ जो है ना वो लॉस कर दिया। तो ये उसका परसेप्शन है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। सपोर्ट इसमें जो है ना माई चर्च इज ऑलरेडी टेकिंग अप फॉर करेक्शन। माई चर्च, मेरा चर्च जो है ना वो मेरे लिए करेक्शन करता है। लेकिन ये वाला क्या कहता है? ये वाला कि माई डैड ऑलवेज टोल्ड मी टू मूव आउट, ही सेज नो वंडर देयर वाज अ फायर। लेकिन ये वो पहली बातों का पहली बातों का जो है ना फ्लैशबैक करते हैं और पहली बातें जो है ना वो उसको दोहराते हैं कि मुझसे ये गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट को ये यूटिलाइज नहीं कर सकती और साथ में जो है इसका परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है। अब जो हुआ है वो तो हुआ है, वो तो ऑलरेडी, वो तो आप दोबारा नहीं ला सकते। लेकिन आपको आगे के बारे में जो है ना सोचना है, जैसे कि ये रियलिस्टिक वे में सोचना है, इस तरह की ये रियलिस्टिक में नहीं सोचता। ओके, coping mechanism is the first thing that I am going to do when I live here is blog about this incredible experience। अब ये बंदा क्या कहता है कि जब मैं इधर से निकलूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये जो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हुआ है, इस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस के बारे में जो है ना मैं एक ब्लॉग लिखूंगा। एक क्या होता है उसको, ब्लॉगिंग में करूंगा। इसके बारे में जो है ना मैं लिखूंगा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे कि इस तरह के हुआ था, ये जो है ना ये अगले लोग इसके बारे में ख्याल रख के इस तरह की जो है ना इवेंट्स फिर दोबारा नहीं होना चाहिए और ये प्रिवेंटिव मेजर आपने पहले से उठाना चाहिए। तो ये बंदा जो है ना रियलिस्टिकली सोचता है, इसकी कोपिंग स्किल्स अच्छे हैं। लेकिन ये बंदा क्या कहते हैं कोपिंग, नाउ व्हाट डू आई डू, आई कैन थिंक स्ट्रेट अबाउट दिस, इट्स टू मच। मैं अब क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ जो है ना वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, मेरे पास और कुछ रह ही नहीं गया है, बस मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो ये क्या है, ये अपने लिए वो जो इवेंट है उस इवेंट को ये अपने लिए क्राइसिस बनाते हैं। अब ये जो सोचता है इसी की वजह से इसकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में आएगी, ये जो है ना साइकोलॉजिकली भी ख़राब होगा, ये और भी जो है ना ये मज़ीद काम में इसका लगन वगैरह नहीं होगा, मज़ीद काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बंदा है इनकी घर लाश हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्राइसिस नहीं, लेकिन इसके लिए ये क्राइसिस बन गए। ओके, अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन कौन कौन सी है? तो सबसे पहले क्राइसिस काउंसलर डू नॉट एक्सप्लोर अर्ली लाइफ इवेंट्स। क्राइसिस का काउंसलर जो है वो ये ना करे कि जो हुआ है उस पर जो है ना तब से शुरू करे कि ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ था और इस तरह नहीं होना चाहिए था, और ये अब अगर ये इस तरह कर लेते तो ये वाकया नहीं होता। तो अर्ली लाइफ इवेंट्स को आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे जो क्राइसिस काउंसलर है, क्योंकि ये मजीद एंजाइटी को बढ़ाता है और मजीद क्राइसिस की तरफ चलता है। फोकस ऑन हियर एंड नाउ। अब जो है ना प्रेजेंट पे आप फोकस करेंगे, किस चीज़ पे? प्रेजेंट पे आप फोकस करेंगे, जो अभी है आपके पास, जो स्ट्रेंथ अभी आपके पास बचा है और जो काम आप कर सकते हो, तो उस पर आप फोकस करेंगे, उससे आप फायदा उठाएंगे। पास्ट ट्रॉमास में क्रिएट करंट क्राइसिस। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पास्ट इवेंट जब आप दोबारा उसको दोहराते हो तो वो जो है ना करंट क्राइसिस और भी जो है ना क्राइसिस बढ़ाते हैं। क्राइसिस थेरेपिस्ट assume that clients will be able to cope गिवन इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। क्राइसिस थेरेपिस्ट क्या कहते हैं कि अगर क्लाइंट को हम सपोर्ट दे दें, उसको इंफॉर्मेशन दे दें, तो ये क्राइसिस, ये क्लाइंट जो है ना ये इस चीज़ को कोप कर सकता है, ये उसका एजम्पशन होगा, उसका बिलीफ होगा
अबाउट द क्लाइंट, कि क्लाइंट में ये पोटेंशियल है कि उसको अगर हम इंफॉर्मेशन और सपोर्ट दे दी तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से कोप कर सकते हैं। तो ये काउंसलर का काम होगा। अच्छा, लेंथ ऑफ क्राइसिस ट्रीटमेंट एज यूजुअली नो मोर देन 6 वीक। अब 6 वीक से अब ज़्यादा जो है ना ट्रीटमेंट उसको उसका लेंथ 6 वीक से नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ऑफन वेरी रिसेप्टिव टू हेल्प। इसी वक्त जो है ना क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, मतलब कि न्यू उसके साथ ये वाक़या हुआ है तो वो जो है ना वो चीज़ उसको याद है और वो इस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जैसे कि आपको मालूम हो जो भी चीज़ का थोड़ा सा वक्त होता है तो लोग उसको बुलाते हैं और फिर उसी के बारे में जो नो इंटरवेंशन करते हैं, न जो है ना वो ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी फिर नहीं करते। ओके, एक्सेलेंट टाइम फॉर टीचिंग एंड रेफरल। तो ये ऐसा टाइम है 6 वीक, विद इन 6 वीक में, कि इसमें आप अच्छी तरह टीचिंग भी कर सकते हो और आप उसको जो है ना किसी और की तरफ रेफर करो तो वो जो है ना दूसरी की तरफ भी, दूसरी डॉक्टर या दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ जो है ना वो बंदा चलता है। अभी जो है ना इसी वक्त उसके दिमाग में वो इवेंट है और ये ताज़ा है उसकी दिमाग में, तो इसी की टाइम जो है ना वो सब कुछ के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वक्त गुजरता है तो उसी के साथ उससे जो है ना वो इवेंट वो भूल जाता है और फिर जो है ना उसी के बारे में ना वो फिक्र करता है, ना प्रिवेंशन करते हैं, ना अगले की तरफ जो है ना वो कोई एहतियाती तदाबीर वो अपनाते हैं। ओके, अच्छा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कौन कौन सी कम्युनिटी रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन में? सबसे पहले डिजास्टर प्लानिंग फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या करोगे कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लड्स ऐसा अंदाज़ा है कि फ्लड आ रहा है या कोई ऐसी और डिज़ास्टर आने वाला है, तो आप उसके लिए जो है पहले से प्लानिंग करें कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आप साइड पे करो, उसको जो है ना आप एक प्रोटेक्टिव प्लेस पे जो है ना आप उसको महफूज करो। ओके, वॉक इन सेंटर्स इमरजेंसी सर्विसेज। अब डायरेक्टली जो है ना जहाँ पे ये इवेंट हुआ है या अगर होने वाला है तो उस जगहों पे जो है ना आप जाओ, वहाँ पे जो है ना पे इंस्पेक्शन करो और इमरजेंसी सर्विसेज को आप 24 आवर जो है ना वो बहाल करो। ओके, साथ में डिजास्टर टीम्स आप एक्टिव रखो और गो टू मोबाइल सर्विसेज, और जितने आपके मोबाइल सर्विसेज मतलब आपके डिजास्टर टीम्स होते हैं या एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं तो उन सारों को जो है ना आप एक्टिव करो। ये एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ओके, अच्छा, क्राइसिस केस फॉर एग्जांपल ये क्राइसिस केस है, 7 ईयर ओल्ड सारा है, इज इन हॉस्पिटल फॉर आस्मा एंड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब उसको आस्मा हुआ है और साथ में जो है ना रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है। नर्स ने जो है ना नर्स लर्न दैट 1 वीक प्रियर टू हर हॉस्पिटलाइजेशन से 1 हफ्ता पहले हर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड हर दे आर गेटिंग अ डिवोर्स एंड हर फादर मूव्ड आउट ऑफ द होम। तो सारा को जो है ना उनके पेरेंट्स ने बताया था कि पेरेंट्स के दरमियान उनकी डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स की वजह से जो है ना उसका जो फादर है वो फादर घर छोड़ के चला गया है। तो सारा को इसी की वजह से शॉक हो गया है, आस्मा और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार है। तो ये जो है ना ये इनके लिए क्या है, क्राइसिस बन गए हैं। अब ये क्राइसिस अगर डिपेंड करता है उसकी किस चीज़ भी, परसेप्शन ऑफ इवेंट, सिचुएशनल सपोर्ट और कोपिंग स्ट्रेटेजी भी। अगर सारा जो है ना इस चीज़ को रियलिस्टिकली परसीव करता और ये कहता कि डाइवर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उन दोनों के दरमियान जो है ना हो गया है, अब हो गया है, अब मैं अगर अपने आप ही मुसीबत ला के आऊँ तो दोबारा तो वो लोग दोबारा जुड़ नहीं सकते ना। तो इसी की वजह से अगर ये रियलिस्टिकली उस इवेंट को परसीव करता, सिचुएशनल सपोर्ट्स को यूज़ करता, अच्छी कोपिंग स्ट्रेटेजीज अपनाता, तो हो सकता था कि उनको प्रॉब्लम नहीं आती, उनको जो है ना उनकी हेल्थ को जो है ना डैमेज नहीं होता। फिर अगर ये चीज़ों को रियलिस्टिकली परसीव करता, कुकिंग स्ट्रेटजीज को सही तरह से अपनाता। ओके, तो ये डिपेंड करता है उस, ये जो सारा लड़की सिनेरियो में है तो इस पे डिपेंड करता था, लेकिन इन्होंने जो है ना चीज़ों को अच्छी तरह कोप न किया, इवेंट को रियलिस्टिकली परसीव न किया, तो इसी की वजह से वो क्राइसिस में चला गया। अच्छा, क्राइसिस इंटरवेंशन, जैसे कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी इंटरवेंशन की बात की, तो क्राइसिस इंटरवेंशन है क्या? तो क्राइसिस इंटरवेंशन इज अ फॉर्म ऑफ ब्रीफ फोकस्ड एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी विच डील विद द पर्सनस प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड इट्स इमीडिएट रिजोल्यूशन। तो ये क्या है कि ये ब्रीफ फोकस एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी है, क्राइसिस इंटरवेंशन के एक टाइप ऑफ थेरेपी है। और ये थेरेपी जो है ना ये ब्रीफ होता है और साथ में टाइम लिमिटेड होता है। ये क्या होता है, विच डील विद द पर्सन प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड इट्स इमीडिएट रिजोल्यूशन, जिसका मेन फोकस पेशेंट का प्रेजेंट प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करे। तो ये क्राइसिस इंटरवेंशन का मेन फोकस होता है। ओके, क्राइसिस इंटरवेंशन 3 फेजेस में होता है। पहला फेज क्राइसिस काउंसलिंग है, दूसरा फिर आप क्राइसिस केयर करोगे और तीसरा जो है ना क्राइसिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। अच्छा, पहला जो केस है क्राइसिस काउंसलिंग। क्राइसिस काउंसलिंग क्या है कि आप पेशेंट को प्रिपेयर करो कि पहले से जो है ना उनके साथ कोई क्राइसिस हो गया तो आप पेशेंट को लेके आओ, उसको काउंसल करो
उसकी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस उसमें आए हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, एंजाइटी है, तो वो आप ख़त्म करने की कोशिश करो क्राइसिस काउंसलिंग में। लिसन एक्टिवली विद कंसर्न, पेशेंट की जो कंसर्न है उसको आप एक्टिवली सुनो। इनकरेज ओपन एक्सप्रेशन विद कंसर्न, और जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को के साथ जो है ना आप उनको कहो कि आप ओपनली मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको ये एंजाइटी हुआ है। हेल्प द पेशेंट ग्रेजुअली एक्सेप्ट रियलिटी, आप पेशेंट को जो है ना सबसे पहले ये करो कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डिवोर्स की जैसे कि पहली बात आया, तो डिवोर्स जब हो गया उसी की वजह से जो है ना वो एंजाइटी में चला गया है, तो आप पेशेंट को या जो क्लाइंट है उसको ये एक्सेप्ट करो कि ये रियलिटी है, ये चीज़ अगर हो चुका है आपके पास आपके साथ, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको जो है ना हो सकता है आपको इससे बेहतर मिली। इस तरह की जो है ना आप उसको क्या कर सकते हो, ये रियलिटी आप उस पर एक्सेप्ट सबसे पहले ये कोशिश करोगे। दूसरा, लिंक द पेशेंट टू सोशल वर्क, आप जो है ना पेशेंट को ये बता दो, क्लाइंट को, कि कहाँ कहाँ पे जो है ना लोग आपके हेल्प कर सकते हैं, लोग जो है ना आपको सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो चीज़ें वो जगह आप उसको बता दो। एंगेज इन डिसीजन काउंसलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द पेशेंट, अब जो है ना पेशेंट के साथ आप डिसीजन को भी शेयर करो। आप जो है ना जो काउंसलिंग जिस तरीके से आप करना चाहते हो और जिस तरीके से आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी बातें आप पेशेंट से जो है ना वो डिस्कस करो कि मैं जो है ना ये करने वाला हूँ, इस तरह के हम करेंगे और ये काम करेंगे, तो ये सारे के सारे आप इन डिसीजन में आप उसको शामिल करो। ओके, रीइंफोर्स न्यूली लर्न कोपिंग डिवाइस, आप जो है ना अब पेशेंट को, क्लाइंट को जो है ना जो न्यू कोपिंग वेज होते हैं उस वेज के बारे में आप उसको जो है ना क्या करो, इन्फॉर्म करो और उसको रीइंफोर्स करो कि वो इन चीज़ों को अपना ले। इस तरह की कोपिंग स्किल जो है ना, जो डिफरेंट सिचुएशन होता है उस सिचुएशन में कौन कौन सी कोपिंग स्किल्स पेशेंट ने अपनानी है, तो वो क्राइसिस काउंसलिंग का जो वो होता है, काउंसलर होता है, उसको पता होता है, और वो इन चीज़ों पे जो है ना वो रीइंफोर्स करेगा। फॉलो अप द केयर आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, और रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस अगर आपने जो है ना उसको काउंसल किया उसी वक्त, तो फिर आप उसके फॉलो अप करो। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है ना एट द टाइम उन्होंने तो हाँ कर दिया, उनकी तो एंजाइटी चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपसे चला गया, दोबारा जो है ना उन्होंने सोच विचार किया, दोबारा उनको जो है ना वही एंजाइटी दोबारा हो गया, तो आप उसको फॉलो अप करोगे। ओके, अब क्राइसिस काउंसलिंग ये होता है कि क्राइसिस काउंसलिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे क्राइसिस केयर। तो क्राइसिस काउंसलिंग ये इमीडिएट गाइडेंस एंड कामिंग टेक्निक्स है। ये इमीडिएट जब उसके साथ कोई क्राइसिस हो जाए तो इमीडिएटली आप जो गाइडेंस पेशेंट को, क्लाइंट को देते हो और जो कामिंग टेक्निक्स आप उनको बताते हो जिसके थ्रू उसकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए, उसका जो क्राइसिस है वो क्राइसिस क्या हो जाए, रिलीफ हो जाए, तो ये क्या है, ये क्राइसिस काउंसलिंग है। दूसरी तरफ क्राइसिस केयर है, जब आपने क्राइसिस काउंसलिंग किया, पेशेंट को आपने प्रिपेयर कर दिया, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर दिया और ट्रीटमेंट की हामी भर ली, तो फिर जो है ना आप उसकी केयर की तरफ चलोगे। केयर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कंप्रिहेंसिव अप्रोच होता है कि आप जो है ना आप पेशेंट को केयर के लिए हॉस्पिटल में लेके जाओ, या जो अवर हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है उधर आप लेके जाओ, या उसका जो लॉन्ग टर्म प्लान है उस प्लान के बारे में आप उसको बता दो कि आपको हम ये करेंगे, ये मेडिकेशन आपकी है, ये आपकी ट्रीटमेंट के लिए जो प्लान है वो आप उनको बताओगे क्राइसिस केयर में। इसमें जो है प्रोवाइड सिचुएशनल सपोर्ट, सबसे पहले क्राइसिस केयर में सिचुएशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर रिमूव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है उनका, वो स्ट्रेस आप उनसे रिमूव करेंगे, जैसे कि क्राइसिस काउंसलिंग है। क्राइसिस काउंसलिंग क्राइसिस केयर राउंड अबाउट ही सेम होता है, क्योंकि क्राइसिस काउंसलिंग ऑलरेडी आता है क्राइसिस केयर में। क्राइसिस केयर कंप्रिहेंसिव अप्रोच है और क्राइसिस काउंसलिंग इसका एक पार्ट है। ओके, तो ये इसके अंडर ही आता है, लेकिन हम जो है ना ये इसलिए अलग पलटे हैं कि सबसे पहले आपने उनको काउंसिल किया, तो काउंसिल के बाद जो है ना आप उसका केयर शुरू करो, और उसको जो है ना आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया कि वो केयर एक्सेप्ट करे। ओके, रिमूव स्ट्रेस, द नर्स एंड द क्लाइंट वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब नर्स और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो वर्क करेगा और एक कोलैबोरेटिव वर्क होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हेल्प द क्लाइंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिक गोल लीडिंग टू इट्स रिजोल्यूशन। क्लाइंट को जो है ना आप हेल्प करो कि वो जो है ना प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे, और इसकी जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन की तरफ जो है ना वो मेजर्स उठा दे। ओके, हेल्प द क्लाइंट टू डेवलप हेल्थियर कोपिंग स्किल्स। क्लाइंट को जो है ना आप हेल्प करो कि वो हेल्थियर कोपिंग स्किल्स अपना ले। हेल्पफुल स्ट्रेटजीज में इंक्लूड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज। अब कौन कौन सी हेल्पफुल स्ट्रेटजीज है कि आप पेशेंट को समझा दो, क्लाइंट को समझा दो कि वो ओपन एक्सप्रेशन करे, जो बातें उनकी दिल में है वो आपके साथ शेयर करे।
इसके साथ साथ जो उनकी फीलिंग्स है उसकी वो फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ना उनका जो फीलिंग ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है वो रिलीफ हो जाए, तो वो आप उनको बताएंगे। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज आप उनको बताएंगे जिसके थ्रू उसकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनका है वो रिलीफ हो जाए। ओके, अच्छा, फिर क्राइसिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। तो इसमें आप मूव द पेशेंट टू फिजिकली सेफ एनवायरनमेंट। जब अगर कोई बंदे ने किसी बंदे ने वो सुसाइड की अटेम्प्ट की तो सबसे पहले आप उस बंदे को उस सेफ जगह पे जो है ना उसको पहुंचाओगे। ओके, सेफ जगह के बाद आप उसको नॉन जजमेंटल असेसमेंट उसकी करेंगे। केयरिंग एटीट्यूड दैट डजंट क्रिएट सेल्फ पिटी इन द पेशेंट। अब इसी तरह आप उसको जो है ना जज करने की कोशिश करेंगे कि वो नॉन जजमेंटल हो, मतलब ये कि आप इस तरह के असेसमेंट उसकी करवा दो कि बंदे को या जिस बंदे ने सुसाइड के अटेम्प्ट किया उसको अपने आप मुजरिम न लगे। अगर उसको अपना आप दोबारा मुजरिम लग गया तो दोबारा जो है ना वो सुसाइड की तरफ चलेगा। तो ये सेल्फ पिटी क्या होता है? फीलिंग सॉरी एंड अनप्रोडक्टिव एंड एक्सेसिव है कि वो जो है ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा मुजरिमाना सोचे। सॉरी अपने बारे में जो है ना फीलिंग सॉरी एंड अनप्रोडक्टिव एंड एक्सेसिव वे जो है ना वो सॉरी फील करे। तो ये आप जो है ना इस तरह की असेसमेंट आप ना करोगे कि आप उनको बताओगे कि यार आपने तो ये बहुत गलत काम किया, ये तो छोटी बात है, इस पर जो है ना आपने सुसाइड के बारे में सोचा, ये आप किस तरह कर सकते हो, आप तो बहुत वो हो, दिमाग से फारिग बंदा हो, क्यों आपने इस तरह किया। तो ये क्या है, ये आपने इस तरह असेसमेंट करते हो कि वो सेल्फ पिटी फील करता है और दोबारा जो है ना वो अपने आप को या सुसाइड की तरफ चलता है। Ask the patient why he choose to attempt suicide at this particular moment। फिर आप उससे पूछेंगे कि आपने क्यों चूज़ किया कि आप ये सिचुएशन आ गई और आपने जो है ना सुसाइड की तरफ क्यों आपने सोचा। तो ये आप उससे क्वेश्चन करेंगे। ऑर्गेनाइज अ प्लान विद द पेशेंट, डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब जो है ना उसके साथ जो प्लान है वो प्लान आप ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि हम इस तरह के काम करने वाले हैं। रिमेन हॉनेस्ट एंड हेल्पफुल, उसके साथ आप हॉनेस्ट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर आपके हॉनेस्ट नहीं हो और आप उसको जो है ना पाल्स करज दे दी तो हो सकता है कि बाद में आपका एक बात अगर उन्होंने पकड़ लिया फाल्स और वो गलत हुआ तो उनको जो है ना फिर आपकी बिलीफ ख़त्म होता है, आपकी ट्रीटमेंट को फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता। एवॉल्यूएट द नीड्स ऑफ मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। लुक थ्रू द पेशेंट बिलोंगिंग विद हिम एंड रिमूव हेल्प हार्मफुल ऑब्जेक्ट। आप पेशेंट के इर्द गिर्द जो है ना देखेंगे कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो आप इससे रिमूव करेंगे। द पेशेंट इज टू बी रिमेन्ड इन द रूम अनलेस ही शी इज अकम्पनीड बाय अ स्टाफ और फैमिली मेम्बर। आप तब तक जो है ना पेशेंट को रूम में रखेंगे जब तक जो है ना कोई स्टाफ या फैमिली मेम्बर उनके पास ना आ जाए, उस वक्त तक जो है ना। और ऐसी रूम में कि उसके दरवाजे बंद ना हो, आपको जो है ना बाहर से दिख रहा हो कि पेशेंट अंदर क्या कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने दरवाजे बंद किए उधर जो है ना उसने दोबारा सुसाइड की अटेम्प्ट की हो। ओके, अलाउ द पेशेंट टू हैव रेगुलर फूड बट चेक द ग्लास और एनी यूटेंसिल आर मिसिंग व्हेन द कलेक्टिंग द ट्रे। अब जो है ना पेशेंट को आप रेगुलर फूड के लिए आप अलाउ करेंगे, लेकिन रेगुलर फूड जब आप खुराक उनको देंगे तो खुराक देने के बाद जब आप यूटेंसिल उधर से कलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ग्लास वगैरह तो उधर नहीं रह गया। अगर रह गया है तो हो सकता है कि वो इसी चीज़ के थ्रू अपने आप को दोबारा नुकसान पहुंचा दे। कंटिन्यू दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स अंटिल द पेशेंट बेल्स रिस्पेक्टिवली इज फ्री ऑफ थ्रेट। तो ये तब तक जो है ना ये प्रिकॉशनरी मेजर आप उठाएंगे जब तक जो है ना आप पेशेंट में फील करो कि वो क्या है, वो आप थ्रेट से खाली है, वो अब अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तो तब तक जो है ना आप क्या करोगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे और ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है ना वो उठाएंगे। तो ये क्या है, क्राइसिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। तो ये सारी की सारी बातें थी क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से। उम्मीद हो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।